जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास के एक टॉपिक को, जिसका नाम होगा त्रिकोणमिति। जी हाँ दोस्तों, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। इसका अर्थ क्या होता है जान लेते हैं। ट्री यानी कि ट्राई, इसका अर्थ होता है तीन। गोनो या यहाँ पे फिर जो कोण है, इसका अर्थ होता है कोण। और मेट्री, जिसका हिंदी आप जान रहे हैं मिति। तो सिंपल सा बात इसमें आता है कि तीन कोण का, इसमें जो पूरा जो ये कहानी है इसमें, वो सारा तीन कोण का होगा। मतलब त्रिकोणमिति में हमें जो पढ़ना है वो तीन कोण के बारे में पढ़ना है। तो आप सभी समझ पा रहे होंगे कि त्रिकोणमिति तीन कोण की पूरी कहानी है। और ये चाहे किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो 10th बोर्ड के लिए हो, या फिर आगे 11th 12th आप पढ़ रहे हो, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने कभी एग्जाम दिया है तो आप देख पा रहे होंगे कि इनसे एक न एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और आज मैं इसे बाल की खाल निकाल कर आप सभी को बताऊंगा, एक एक चीज को, किस तरह से त्रिकोणमिति किसका होगा किसका नहीं हो पाता है, सारा चीज मैं बताऊंगा। तो बस सिर्फ आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ अंत तक, और आज आप सभी त्रिकोणमिति के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। शायद कुछ चीज़ ऐसे भी होंगे जो आप सभी को पता भी नहीं होगा। तो आप सभी जरूर जुड़े रहिएगा मेरे साथ अंत तक। तो चलते हैं आगे। मैं सन्नी कुमार आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम जो पढ़ेंगे उनमें से सबसे पहले होगा त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में जानेंगे, मतलब आइडेंटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका परिचय क्या है, आइडेंटिफिकेशन इसका कैसे लेते हैं। देखिए आप सभी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जैसा कि मैं आप सभी को बताया हूं अभी कि त्रिकोणमिति जो होता है वो तीन कोणों का पूरा कहानी है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आप सभी जान पा रहे होंगे त्रिभुज के बारे में। आखिर ये त्रिभुज क्या होता है? तो त्रिभुज जो होता है वो सिंपल से तीन भुजा का जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है त्रिभुज कहते हैं। आप सभी को पता होगा, कहीं भी कोई तरह का लीक नहीं होना चाहिए, त्रिभुज पूरी तरह से बंद होना चाहिए, उसे हम त्रिभुज कहेंगे। और जब भी कोई त्रिभुज बनता है तो उसमें तीन भुजा होता है। जब त्रिभुज चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां भी जानेंगे। और उसमें तीन कोण भी होते हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे, एक भुजा ये है और ये है। और जहाँ कोण की बात करें तो एक ये कोण, एक ये कोण और एक ये कोण है। अगर इसका ABC नाम रख दें और इसका भुजा अगर बोलें तो एक भुजा इसका हो जाएगा AB, एक हो जाएगा BC ये वाला, एक ये वाला, और एक AC ये हो जाएगा, जो कि आप सभी देख पा रहे होंगे। अगर कोण की बात करें तो सबसे पहला एक ये हो जाएगा कोण A, दूसरा कोण अगर देखें तो हो जाएगा कोण B, और तीसरा कोण C हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे तीनों कोण और तीनों भुजा हम समझ चुके हैं। तो इनके बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत तरह के होते हैं त्रिभुज। कोई भुजा छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई कोण बड़ा छोटा हो जाएगा। तो उस तरह से सारे त्रिभुज के प्रकार बन जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कितने प्रकार हैं और किसका हम त्रिकोणमिति बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो त्रिभुज को अगर इसके बनावट के आकार पर देखें, आकार की दृष्टि से, तो तीन प्रकार के होते हैं। उनमें से पहला आता है जिसको हम बोलते हैं समबाहु। समबाहु में क्या होता है, तो तीनों भुजा बराबर होंगे, तीनों भुजा बराबर होंगे, तीनों भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। और तीनों भुजा जब बराबर होंगे इसलिए सम्मुख भुजा के जो होते हैं सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। आप सभी पढ़ेंगे इसे त्रिभुज में। तो इसी कारण हम इसके तीनों कोण भी देख लेते हैं कि ये तीनों कोण भी संभवतः तीनों कोण बराबर हो ही जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सम्मुख भुजा के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, और जब तीनों भुजा बराबर होगा तो तीनों कोण भी बराबर हो जाता है। तो जब भी अगर तीनों कोण बराबर होगा या फिर तीनों भुजा बराबर होगा तो हमको सिंपल समझ लेना है वह एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? तो समबाहु त्रिभुज है, वो हमारा समबाहु त्रिभुज होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं अगले प्रकार पर। अगला टाइप इसका क्या है, तो दूसरा टाइप जो इसका आता है, वो दूसरा टाइप इसका जो आता है उसका नाम है, इससे पहले ये पढ़ लेते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु
विषम बाहु में क्या होता है, तो विषम बाहु में तीनों ही भुजा बराबर नहीं होते, तीनों भुजा बराबर नहीं होते हैं, बराबर बिल्कुल नहीं होते, तीनों भुजा बराबर बिल्कुल भी नहीं होते, तो इसे हम विषम बाहु त्रिभुज बोल देते हैं। तो जब तीनों भुजा बराबर नहीं है तो तीनों कोण भी बराबर नहीं होगा, तो सिंपल से आपको समझ लेना है कि तीनों कोण भी बराबर नहीं होगा, तीनों कोण भी बराबर नहीं होगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब अगले चलते हैं अगले प्रकार पर। तो इसका तीसरा प्रकार बन जाता है जिसका नाम है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है, तो दो भुजा बराबर होते हैं, कोई भी दो भुजा बराबर होंगे, और इस बात को भी ध्यान में रखना है, अगर दो भुजा इससे बराबर है, ये वाला और ये वाला अगर बराबर है दोनों भुजा, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये भुजा के सामने वाला कोण ये और इस भुजा के सामने वाला कोण ये, दोनों कोण भी हमेशा बराबर होगा। मतलब अगर ए बी सी ऐसे करके अगर तीन भुजा है, तो अगर इसका ए बी बराबर अगर दिया हुआ है ए सी, तो कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी। इस बात को ध्यान में रखना है। कैसे, क्योंकि इसके सामने वाला कोण जो होता है बराबर हो जाता है। और इसी तरह अगर सामने वाला कोण बराबर दिया रहे तो आपको समझ लेना है कि सामने वाला दोनों भुजा जो होगा ये बराबर होगा। तो यहाँ तक था हमारा इस त्रिभुज का ये तीनों कहानी। ये तीनों जो था हमारा, ये बनावट की आकार की दृष्टि से था, ये भुजा की दृष्टि से था। इसे अभी ही पढ़ लीजिए, इसे त्रिभुज में फिर बताने की जरूरत ना पड़े, और ऐसे अगर होगा तो हम बता देंगे एक बार, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम क्योंकि कोण की कहानी पढ़ रहे थे, भुजा की कहानी तो पढ़ नहीं रहे थे, क्योंकि त्रिकोणमिति पढ़ना है हमें। जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ तो सारा कोण का ही कहानी है। तो अब कोण की दृष्टि से देखते हैं कि कितने प्रकार का होता है हमारा त्रिभुज। अगर हम अब कोण की दृष्टि से देखें तो सबसे पहला प्रकार जो बन के आएगा वो होगा न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा, तो न्यून कोण। आप सभी पढ़े भी होंगे कि न्यून कोण क्या होता है। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो सिंपल से याद रखिएगा कि इस त्रिभुज का एक कोण न्यून कोण होता है। एक कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। अगर एक कोण न्यून कोण है तो वो त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज में आता है। सिंपल सा बात है, कोई बड़ा इसमें बात है नहीं। एक कोण न्यून कोण होगा तो न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। और न्यून कोण का कहाँ से कहाँ तक न्यून कोण होता है, तो 0 डिग्री से अगर कोई कोण बड़ा है तो उसे न्यून कोण बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर एक ये है कि थीटा जो होना चाहिए 0 से बड़ा जरूर होना चाहिए, कि लेकिन 90 से छोटा होना चाहिए। 90 से क्या होना चाहिए, छोटा। मतलब हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे सिंपल कि 0 डिग्री से, अगर हम सिंपल लिखें तो इसको लिख सकते हैं 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, इस कोण को हम बोलते हैं न्यून कोण। समझ में आई बात। तो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा तो उसे बोलेंगे न्यून कोण। और इस त्रिभुज में एक कोण न्यून कोण दिखाई देता है। अब न्यून को कैसे पहचानेंगे, तो सिंपल सी बात है, 0 से बड़ा कोई भी ले लें। अगर 1 डिग्री ले लें, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह से करते चले जाएं, 40 डिग्री, 50 डिग्री बढ़ते चले जाएंगे। और 89 डिग्री तक अगर देखते हैं तो ये सारा जो होगा हमारा, यहाँ तक कि 89.999 तक भी हमारा न्यून कोण ही होगा, जब तक 90 नहीं हो जाता। और 90 जैसे आता है तो क्या होता है, इसको हम आगे देखते हैं। तो अगला प्रकार में हम चलते हैं। 90 आने के साथ ही हम अगला प्रकार में कूद जाएंगे। और अगला प्रकार हमारा जो होगा वो होगा समकोण त्रिभुज। क्या होगा, तो समकोण त्रिभुज होगा हमारा। अगला आ गया हमारा समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज सिंपल कहता है एक कोण क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। एक कोण हमारा समकोण होना चाहिए। समकोण क्या बोलता है कि 90 डिग्री के कोण को ही हम समकोण कहते हैं। जी हाँ, क्या बोले, 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहेंगे, समकोण। सिंपल सा फंडा है कि 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। 90 डिग्री आप देख पा रहे होंगे कि अगर 90 डिग्री का कोई भी कोण आया उसे हम बोल सकते हैं सिंपल से कि वो समकोण है। क्या है वो, समकोण है। तो कहीं भी 90 डिग्री अगर बोल दिया तो उसे समकोण मान लेना है, या फिर कहीं समकोण लिख दिया तो उसे 90 डिग्री मानना है कि एक कोण वहाँ पे 90 डिग्री है। बात समझ में आई। इसके बाद भी एक त्रिभुज आता है। हालांकि त्रिभुज तो और भी बहुत आते हैं, लेकिन हम जो मेन है उसे बता रहे हैं, तो आपको याद रखना है। तो अगला जो तीसरा त्रिभुज आ जाएगा वो होगा अधिक कोण त्रिभुज। क्या होगा, तो हो जाएगा हमारा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, हम त्रिभुज का फिगर ही बना दिए, त्रिभुज नहीं लिखे हैं। तो अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज जो होता है वो 0 डिग्री से बड़ा, लेकिन 90 डिग्री से बड़ा लेकिन
180 डिग्री से छोटा जो होगा उसे बोलेंगे हम अधिकोण त्रिभुज। मतलब एक कोण अधिक कोण होना चाहिए, इसमें एक कोण क्या होना चाहिए, अधिक कोण होना चाहिए। एक कोण अधिक कोण, अधिक कोण का मतलब 90 से बड़ा, मतलब 90 से बड़ा कुछ भी, 91 हो जाए, 92 हो जाए, 110 हो जाए, 180 से लेकिन छोटा होना चाहिए। 180 छोटा क्यों होना चाहिए ये भी बता देते हैं आपको, आगे बढ़ते हैं। 180 से छोटा इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि किसी भी त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योगफल होता है, तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री। अब मान लीजिए एक ही कोण अगर 180 हो गया, और त्रिभुज के लिए तो चाहिए 3 कोण। आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज के लिए चाहिए 3 कोण, लेकिन अगर एक ही कोण कोई 180 डिग्री हो गया, और 180 आप जानते होंगे कैसे होता है, यहाँ पे अगर कोई बिंदा है तो ऐसे करके पूरा 180 होता है, तो ये त्रिभुज बना कभी कभी त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज बनने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे करके झुकाव होना चाहिए, तब नहीं तीसरा मिलेगा भुजा, और तीसरा भुजा जब तक मिलेगा नहीं तो त्रिभुज बनेगा नहीं। और त्रिभुज बनने के लिए चाहिए कि वहाँ पे 3 कोण होना चाहिए। यहाँ पे एक ही कोण अगर 180 ले लेगा तो फिर काम नहीं बनेगा। इसलिए आप सभी को याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का फल जब 180 होता है, इसी कारण कम से कम एक भुजा अगर कोई 180 होता है तो फिर वो त्रिभुज नहीं बन पाएगा, इसलिए 180 से कम ही रहना पड़ेगा। चलते हैं आगे के लिए। अब यहाँ तक आप सभी त्रिभुज के बारे में जान गए कि कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो आप सभी को हम बता दें कि त्रिभुज आप सभी देखें कि हम 3 तरह के बताए, कोण की दृष्टि से, और 3 तरीके से बताए भुजा की दृष्टि से। हमको क्योंकि कोण के बारे में पढ़ना है तो भुजा के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, हम कोण के बारे में बताएंगे। तो कोण के बारे में सिंपल जानते हैं कि हमारा जो त्रिकोणमिति है, ये हमारा समकोण त्रिभुज पे ही चलता है। किस पे चलता है, तो समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज पर, हमारा समकोण त्रिभुज पर चलता है। तो अब आपके मन में एक और विचार आता होगा कि बाकी सब त्रिभुज में क्या नहीं चलता है कुछ, तो बाकी सब के लिए भी त्रिकोणमिति होता है, लेकिन उसको हम यहाँ नहीं पढ़ते हैं, उसको हम 11th में पढ़ते हैं। आप सभी कभी अगर पढ़े होंगे या आपके कोई भी भाई बहन जो पढ़े होंगे आगे, तो आप वो सब जानते होंगे कि एक साइन फार्मूला आता है, कोसाइन फार्मूला आता है। तो ये सब आगे चल के पढ़ते हैं, जो कि दूसरे तरह के त्रिभुज के लिए होता है। और यहाँ क्या है, तो यहाँ हम पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए, और समकोण त्रिभुज में सिर्फ 90 डिग्री एक कोण होता है, और इसी के बारे में पूरा हम कहानी पढ़ते हैं। तो आप सभी समझ पा रहे होंगे कि त्रिकोणमिति का जो हम परिचय दिए हैं, आप सभी को इससे बेहतर परिचय कोई दे भी नहीं सकता, और यहाँ से ये शुरू ही होता है। तो आप सभी बहुत बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे कि समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति हम पढ़ेंगे। और खास करके जितने भी एग्जाम में आते हैं वो यहीं से क्वेश्चन उठाते हैं, और साइन कोसाइन फार्मूला वाला जो क्वेश्चन उठाते हैं वो लगभग जो भी वैसे एग्जाम होंगे जो कि 11th और 12th को बेस मान के चलते हैं, खास करके 12th को बेस में मान के चलते हैं, वो सारे अगर क्वेश्चन उठाएंगे तो वहाँ साइन और कोसाइन फार्मूला से उठाएंगे। बाद में हम इससे भी समझा देंगे ये क्या होता है, लेकिन सिंपल से आप सभी को पहले नीचे से 0 लेवल से पढ़ना है, 0 से, और आपको हीरो बनना है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आगे निकलते हैं। अब आप जान चुके हैं कि जब भी हम त्रिकोणमिति का बात करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री का बात करेंगे, तो वहाँ पे सिंपल से हमको तुरंत दिमाग में अटैक करना चाहिए कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। जी हाँ, समकोण त्रिभुज। और इसका एक कोण कितना होता है, तो एक कोण होता है 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री। अब चलिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, उसके बाद फिर वहाँ से आगे निकलते हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे सामने हमने समकोण त्रिभुज बना लिया है, और यहाँ पे एक कोण समकोण है। आप देख पा रहे होंगे ये कोण बी जो है हमारा, ये समकोण है, यानी कि ये 90 डिग्री है। कितना है, तो ये 90 डिग्री है। और बाकी जो 2 कोण होंगे वो उसके अनुसार एडजस्ट होंगे। हमको सिर्फ समकोण के बारे में जानना है। समकोण त्रिभुज एक हो गया ये हमारा, इसमें कोण बी हमारा समकोण है, तो कोण बी बराबर 90 डिग्री। बाकी 2 कोणों का हमको पता नहीं, वो खुद आप आगे चल के सीख लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हम समकोण त्रिभुज आ चुके हैं तो सबसे पहले एक चीज़ को समझना होगा, और एक प्रमेय को समझना होगा, जो कि पाइथागोरस प्रमेय जिसका नाम है। पाइथागोरस प्रमेय जिसका नाम है, इसे आप त्रिभुज में पढ़े होंगे। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो हम आपको इसको भी बताएंगे, इसके जस्ट बाद हम इसका भी लेके आएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, सारा वीडियो हम देंगे अभी आपको। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है सिंपल सा कहता है कि समकोण त्रिभुज जो होता है, कोई भी समकोण त्रिभुज, हम इसको सादा पेज पे लेके बता देते हैं आपको एक एक करके।
सबसे पहले हम जानते हैं कि जब भी कोई कोण समकोण दिया हो, यानी कि कोण बी अगर 90 डिग्री दिया हुआ है, कोई कोण 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको कैसे हम जानेंगे कि ये क्या है। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है हमेशा वो हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है हमारा। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होगा हमारा कर्ण होगा, जो कि यहाँ पे 90 के सामने वाला है, कोण बी के सामने वाला AC है, तो इस AC को हम बोलेंगे कर्ण। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कर्ण किसे बोलेंगे। तो कर्ण हमेशा हम 90 डिग्री के सामने वाले की भुजा को कहते हैं। तो 90 डिग्री यहाँ पे बी कोण बी है, और कोण बी अगर 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला भुजा AC है, आप देख पा रहे होंगे ये वाला। तो AC भुजा जो हो जाएगा हमारा एक कर्ण हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब आपको सिंपल समझना है, क्योंकि कर्ण में ज़्यादातर किसी को परेशानी नहीं होता है, क्योंकि कर्ण सभी पहचान लेते हैं, 90 के सामने वाला सभी पहचान लेंगे। लेकिन परेशानी हो जाता है वहाँ पे जाके लंब और आधार में, जिसे हम बोलते हैं बेस और परपेंडिकुलर। हम लिख देते हैं एक बार, आप सभी देख पा रहे होंगे हमने भी यहाँ लिखा है लंब यानी कि परपेंडिकुलर, आधार यानी कि बेस। अब इसे कैसे पहचानेंगे। तो सिंपल आपको समझना है कि जिस कोण की हम बात करेंगे, थीटा अगर कोई कोण वहाँ पे दिया हो और जिस कोण के बारे में हम बात करेंगे, उस कोण के सामने वाले, थीटा के सामने वाला को जब लेंगे, सामने वाला, थीटा के सामने वाला, वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। अब ये कैसे होता है ये भी हम बताएंगे। और क्योंकि सामने वाला जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो बाकी जो बचेगा वो बेस हो ही जाएगा। तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है थीटा के जस्ट सामने। कैसे होगा, जैसे मान लीजिए हम कोण सी की बात कर रहे हैं, तो सी के सामने वाला भुजा अगर AB है तो AB हमारा हो जाएगा हमारा, अगर हम इसको रंग चेंज कर लेते हैं एक बार, AB जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा ये वाला AB अभी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर हम कौन सी की बात कर रहे हैं तो AB परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बेस फिर क्या होगा, तो बेस हमारा हो जाएगा BC, जो कि बच चुका है। क्योंकि AC तो हमारा कर्ण है, तो कर्ण कभी चेंज होता नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री कभी इधर से उधर होगा नहीं। तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण रहेगा, हमेशा चेंज लंब और आधार होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, जिस कोण के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके सामने वाला भुजा लंब होगा यानी कि परपेंडिकुलर होगा, और जस्ट उसके विपरीत जो भी बच गया वो हो जाएगा हमारा आधार, जिसे बेस बोलते हैं। और यहाँ पे बेस हमारा BC आ गया। अब ऐसा क्यों होता है इसको हम एक बार समझाते हैं उदाहरण से। आ जाते हैं ब्लैंक पर। तो आइए हम एक त्रिभुज बना चुके हैं यहाँ पर। तो जब भी अगर हमें पता करना हो कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, तो सिंपल अगर किसी कोण की बात कर रहा है, वो मान लीजिए कोण सी की बात कर रहा है, तो उस कोण पर अपने आँख को लेते जाइए, उस कोण पर अपने आँख को लेते जाइए यहाँ पे, और यहाँ से देखिए जो आपका खड़ा लाइन दिख रहा है उससे आप सिंपल से मान सकते हैं, क्योंकि जो खड़ा है वो सीधा दिखेगा, परपेंडिकुलर ऊपर की ओर सीधा दिख रहा है, वो हो जाएगा हमारा लंब। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमको सामने दिखेगा ये ऐसे करके एक दीवार की तरह दिखेगा, उसे हम बोलेंगे ये है हमारा लंब। और जो जिससे हमारा सटा है, जिससे पे हम खड़े हैं, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, जिस पे हम खड़े हैं। यहाँ पे हमारा आँख है तो इसी पे हम खड़े हैं, इसी के बदौलत हम टिके हुए हैं, तो इसे हम बोलेंगे बेस यानी कि आधार। यही हमारा आधार है, इसी आधार पर हम टिके हुए हैं। अगर यही ए पर आ जाए तो हम इसी को अगर पलटा के देखते हैं, तो ए पर अगर आँख को लेके जाएंगे तो ए वाले को दिखेगा ये वाला एक दीवार दिखेगा। देखिए आप सिंपल से अगर कोण ए के बारे में बात करें तो यहाँ पर से हमको दीवार दिखेगा एक BC ये वाला, और यहाँ पे हमको ये वाला दिखेगा, इसी पे टिका हुआ होगा ये। तो इसके लिए फिर लंब हो जाएगा, कोण ए के लिए लंब हमारा BC हो जाएगा, लेकिन कोण सी के लिए हमारा लंब AB हो जाएगा। तो ये दोनों ही एक्सचेंज होते रहता है, अदली बदली होते रहता है। आप सभी समझ पा रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप जब जान चुके हैं कि इन तीनों में से जो तीनों भुजा होता है, एक को बोलते हैं लंब, दूसरे को आधार और तीसरे को कर्ण, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं लंब को P, क्योंकि इसका पूरा नाम होता है परपेंडिकुलर, इसलिए इसको P बोल देते हैं पहला लेटर। आधार बेस होता है इसलिए इसका B लिख देते हैं, और कर्ण हाइपोटेनियस होता है तो H से इसको दर्शा देते हैं। तो एक होता है P, एक हो जाएगा B, एक हो जाएगा H। तो इस पर हम एक सूत्र भी बनाते हैं इसका, और उसको भी देख लेते हैं। हालांकि इस सूत्र को आप पढ़िएगा त्रिभुज में, या फिर पढ़े भी होंगे त्रिभुज में, और हम इसे आगे बताएंगे भी। तो PBH पे एक फॉर्मूला है, उसे हम देख लेते हैं एक बार। तो एक प्रमेय आ जाता है, उस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। आप देख पा रहे होंगे ये है पाइथागोरस प्रमेय, जिसे हम बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर ये बराबर होता है हमारा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का। अगर हम किसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज में लंब के स्क्वायर को, लंब का जो लंबाई है उसे स्क्वायर कर दें और आधार के स्क्वायर कर दें और दोनों को जोड़ दें, तो कर्ण के स्क्वायर जब करेंगे उसका योगफल के बराबर हो जाता है कर्ण का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है, इसे हम एक बार फिर आगे लेके चलते हैं। अब अगर हम देखें इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखें तो कर्ण होता है H, तो इसको लिखेंगे H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर H निकालना हो तो ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट में आ जाएगा ये, ऐसे लिखेंगे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये H के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हमारे पास
लंब दिया हो, आधार दिया हो और कभी हमको कर्व निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे और h का मान निकल जाएगा। सिंपल सी बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है अगर हमें p निकालना हो तब क्या करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल है, h स्क्वायर इधर है ही तो h स्क्वायर को इधर रहने देते हैं और p को इधर रहने देते हैं और b को इधर ला देते हैं। तो h स्क्वायर के इस तरफ आएगा तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस में और p स्क्वायर इधर का इधर ही रह जाएगा। तो p को जब हम बनाएंगे तो p बराबर हो जाएगा, जब स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। तो एक और फॉर्मूला निकल के आ जाएगा और इससे हमारा निकल जाएगा हमारा p। जब भी कर्ण दिया हो और आधार दिया हो यानी कि h और b अगर दिया हो तो हम तीसरा भुजा निकाल लेंगे p यहाँ से, इस फॉर्मूले से। अब हम तीसरा अगर b निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो अगला देखते हैं। अगर b निकालना है तो उसी तरह से इसको हम लिखेंगे h स्क्वायर माइनस, इस बार p को लेते आएंगे इस तरफ और b को इस तरफ रख लेंगे। तो b स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, तो b को अगर रखेंगे इस साइड तो हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा। और इसे फिर हम इसे घेर लेते हैं। तो अगर b निकालना हो तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर h और p दिया हो ये तीनों फॉर्मूला निकल के आ जाता है, तीनों के बार हम एक साथ लिख देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम सारे फार्मूले को एक साथ लिख दिए हैं तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर पहला, दूसरा p बराबर अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तीसरा b बराबर अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर और चौथा h बराबर अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सारा फार्मूला है। और इसमें p क्या है, तो p हमारा है लंब, b क्या है तो हमारा आधार, h क्या है तो हमारा कर्ण है। इसमें एक बात आपको याद रखनी है कि लंब और आधार छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज का अगर सबसे बड़ी भुजा कोई पूछे तो सिंपल से याद रखना है कि सबसे बड़ी भुजा जो होगा वो कर्ण होगा। तो कर्ण ही हमारा सबसे बड़ा भुजा होता है किसी भी समकोण त्रिभुज का। तो h हमारा सबसे बड़ा होता है, इसलिए देखिए जब भी अगर माइनस हो रहा है तो h में ही माइनस हो रहा है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है, हमेशा कर्ण में माइनस करना है। और जब जोड़ना है तो जोड़ के तो ये बना ही है, आप देख ही रहे होंगे, दोनों जोड़ के बना तो ये बड़ा होगा ही। लेकिन अगर कभी भी घटाना भी है तो उस बड़े में ही घटाएंगे, मतलब h में ही b को घटाएंगे या फिर p को घटाएंगे। तो सिंपल से आपको ये बात याद रहेगी। और आज क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन चुका है तो हम यहाँ तक ही इसको रखते हैं और इसके आगे फिर अगले वीडियो में हम आपको लाएंगे, जल्दी लाएंगे और रेगुलर हम अब लाते रहेंगे। तो यहाँ तक अब रखते हैं आज किसी वीडियो को। जय हिंद। आप सभी को लगे रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए और आप सभी को बेहतर मिलते रहेगा यहाँ से। धन्यवाद जुड़ने के लिए मेरे साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार फिर जय हिंद।